हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th के फिज़िक्स का स्टार्ट किया था। इसके कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं और वो कुछ बेसिक डिफिनेशंस थे बेसिकली जो हमने इसके पहले पढ़ा था। और आज हम इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ओम्स लॉ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट को पहले आपको याद रखना है कि ये लॉ है क्या। इट सेज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका कहना है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर को सबसे पहले हमें कांस्टेंट करना होगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट बह रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। पीडी का मतलब यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कहता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर से, कंडक्टर आप समझते हैं, कंडक्टर का मतलब वो मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो कर सके। किसी कंडक्टर से जब करंट को पास करवाया जाता है तो वो करंट का मैग्नीट्यूड या वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें एक कंडक्टर दिया हुआ है, ये कंडक्टर है ए बी। इस कंडक्टर में से अगर कोई करंट फ्लो करता है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तब जो करंट आई इसमें से फ्लो कर रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। आसान शब्दों में समझे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यानी आई जो है, जो करंट फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाएंगे तो करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि आप देखते होंगे, एक फॉर एग्जांपल एक ड्राई सेल आप ले, ड्राई सेल, कोई भी बैटरी आप ले लें, दो बैटरी का आप यूज़ कर रहे हैं। एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। तो अब 5 वोल्ट वाली जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। तो ज़्यादा करंट कौन प्रोड्यूस करेगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो जब वोल्टेज, जैसे कि आप घर में भी ये ऑब्जर्व करते होंगे, जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो करंट हमें क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। यही सिंपली ओम्स लॉ कहता है कि जब तक हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज दोनों सेम वर्ड है। तो अगरचे हम किसी का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही बेसिकली हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। इस ओम्स लॉ में के अकॉर्डिंग I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वेट करने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू हम यूज करते हैं और वो कांस्टेंट को हम R से डिनोट करते हैं, जहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, इस रेजिस्टेंस को हम आगे समझेंगे। ओके, इसे नोट कर लें। सो रेजिस्टेंस को हम डिस्कस करें। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब जो उसका बिहेवियर है, किसी कंडक्टर का ये बिहेवियर होता है कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये करंट के फ्लो का अपोज करता है, करंट के फ्लो का विरोध करता है। यानी कि ये उस कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी करंट के फ्लो का अपोज करना, ये हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। किसी में ज़्यादा पाया जाता है, किसी में ये कम पाया जाता है। जिस कंडक्टर में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा पाई जाएगी वो एक बैड कंडक्टर कहलाएगा, और जिसमें ये प्रॉपर्टी कम पाई जाएगी वो एक गुड कंडक्टर कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम और कॉपर, या हम और अच्छे से कंपेयर करें गोल्ड और एल्युमिनियम, इन दोनों में
गोल्ड जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है उसमें रेजिस्टेंस कम पाया जाता है, और इसी के कंपेयर में जो कॉपर या एल्युमिनियम का हम यूज़ करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा पाया जाता है। सो अगरचे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आपको समझ में आ गया, ये क्या है? ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये करंट के फ्लो का विरोध करता है। अगर उसमें रेजिस्टेंस कम पाया जाएगा किसी कंडक्टर में तो वो एक अच्छा कंडक्टर होगा, और किसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा पाया जाएगा तो वो एक बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, इसको अक्सर हम समझाने के लिए उस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, इस दो स्टूडेंट्स हैं, तो अब दो स्टूडेंट्स में हर स्टूडेंट के अंदर ये नेचर है कि वो पढ़ाई का रेजिस्ट करता है, वो कम पढ़ना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि वो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई जाए, जिसके लिए वो बच्चा क्या करेगा? अब दो दो स्टूडेंट्स हैं, एक जो कम विरोध करे पढ़ने में और एक जो ज़्यादा विरोध करे, तो जो ज़्यादा विरोध करेगा वो एक, उसको हम बैड स्टूडेंट कहेंगे, और जो कम विरोध करेगा उसे हम गुड स्टूडेंट कहेंगे। मगर विरोध दोनों बच्चे करेंगे, दोनों स्टूडेंट्स करेंगे, हर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करने चाहते हैं, नहीं। तो ये अक्सर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। खैर, नाउ वी आर कमिंग टू V इक्वल टू आई आर, जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो I इंटू आर के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम R का मैग्नीट्यूड निकालें देन R इज इक्वल टू V बाई आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू V बाई आई। सो हम क्या पढ़ते हैं कि R इज इक्वल टू V बाई आई। अब यहाँ से अगरचे वोल्टेज को हम कांस्टेंट कर दें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस, यानी जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, और जब रेजिस्टेंस घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। क्लियर है? जो अभी हमने उसका प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की, वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। सो यहाँ से वो बात क्लियर है कि जब हम रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो करंट हमें क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो करंट क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। नाउ अगर आई कांस्टेंट कर दें, आई को अगर हम इस फॉर्मूले में कांस्टेंट कर दें देन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, नाउ रेजिस्टेंस की कुछ और बातें कर ले कि रेजिस्टेंस जो है इसका SI यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस को हम नापने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और इस ओम को हम एक सिंबल, एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं ओमेगा, जिसको कि इस तरह से बनाया जाता है। ओके, और एक चीज़ के अगर 1 ओम पूछा जाए तो 1 ओम किसके इक्वल होगा? 1 ओम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। सो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, यानी कि 1 वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। क्लियर? एक ग्राफ आता है, ग्राफ बिटवीन V एंड I, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, जिसके कुछ एग्जांपल्स आपको NCERT बुक में मिलेंगे। उस एग्जांपल्स को एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आज जो हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, इन 2 टॉपिक्स में एक हमने ओम्स लॉ पढ़ा और एक दूसरा क्या पढ़ा? रेजिस्टेंस पढ़ा। अब हमको समझना है कि इस रेजिस्टेंस का किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आइए उसे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी रेजिस्टेंस कब बढ़ता है और कब घटता है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम कब बढ़ा सकते हैं और कब घटा सकते हैं। फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर की लंबाई क्या है। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, कि उस कंडक्टर का एरिया क्या है। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से वो कंडक्टर बना है उसका नेचर क्या है। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और चौथी चीज़ जिस पे ये डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? कम होगा। यानी कि एक लंबे तार का अगर हमको इस्तेमाल करते हैं कनेक्शंस के लिए तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? करंट कम हो जाएगा। क्लियर है? क्रॉस सेक्शन एरिया,
क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, यानी कि एरिया बढ़ाना एक अच्छी प्रॉपर्टी है। अगरचे हम कोई कंडक्टर ऐसा ले जो कि मोटा हो, अगर मोटा होगा तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, तब उसमें कम रेजिस्टेंस पाया जाएगा। इसलिए जब हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है तो हम मोटे तार का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें एरिया ज़्यादा मिलेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो कर पाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड कर, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि किस मटेरियल से वो बना हुआ मटेरियल वो कंडक्टर है। जैसे कॉपर, नाइक्रोम, दोनों अलग अलग चीज़ें। कॉपर एक मेटल है, नाइक्रोम एक क्या है, एलॉय है। तो नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है और कॉपर में कम होता है, जिसकी वजह से हम कॉपर को इस्तेमाल करते हैं कंडक्टर के तौर पे, नाइक्रोम को इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा पाया जाता है। 60 टाइम्स कहा जाता है, 60 टाइम्स कॉपर से ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम में। ठीक है, तो वो अगर हम एक कॉपर का तार लें जिसकी लंबाई और मोटाई नाइक्रोम वायर के बराबर की हो, तो हम क्या पाएंगे कि नाइक्रोम में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 60 टाइम्स ज़्यादा है किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। सो कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर एंड नाइक्रोम इज़ अ बैड कंडक्टर इन कंपेरिजन टू कॉपर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर का इफेक्ट हमें प्योर मेटल्स में देखना है। इन प्योर मेटल्स में क्या होगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। मगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहना भी सही नहीं है क्योंकि कुछ लिमिटेशंस इसमें होती है। इसलिए जनरली कहा जाता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। वो लिखना ज़्यादा सही है, ये स्टेटमेंट लिखना सही नहीं है। मैंने सिर्फ शॉर्टकट के लिए इस चीज़ को लिख दिया ताकि आप तक बात पहुंच जाए। इसे नोट कर लीजिए। एंड हियर यू हैव टू राइट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इस पॉइंट में लिखिएगा। ओके, नोटेड। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रखेंगे। कुछ टॉपिक्स अब रह गए हैं, जैसे कि रेजिस्टिविटी हमें पढ़नी है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ना है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बाद हमें इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पावर ही हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक होगा। और सॉरी, वन मोर टॉपिक इज देयर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। सो अप्रॉक्स 2 से 3 क्लासेस आपको और लगेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स का प्रिपरेशन आप साथ में करते जाइए। फर्स्ट वीडियोज़ में थोड़ा सा हेजी रह गया था लाइट सोर्स की वजह से, इसलिए यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो उसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।